नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आसिम मुनीर फिर अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जिसे लेकर के भारत के विदेश मंत्रालय ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हमारे सोशल मीडिया मंचों पर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, और जो यूट्यूबर हैं या दूसरे जो वैश्विक आधार स्तर पर अपने चैनल चला रहे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर डिस्कशन करते हैं, उनकी तरफ से भी बहुत तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। आसिम मुनीर ने धमकी दी है कि भारत ने अगर बांध बनाया, सिंधु जल समझौते को निलंबित रखा, बांध बनाया, पाकिस्तान का पानी रोका, तो मिसाइलें बहुत हैं हमारे पास, हम मिसाइलों से उसे ध्वस्त कर देंगे। अब इनकी नादानी, इनकी बेवकूफ़ी पर हंसी भी आती है कि आप अगर एक ऐसे बांध को मिसाइलों से तोड़ेंगे जिसमें इतना पानी भरा हुआ है, तो उसके बाद आप किसे डुबोएंगे, किसे बर्बाद करेंगे। दूसरी बात यह है कि भाई तेरी मिसाइलें मतलब कहाँ थी जब 9 और 10 तारीख की रात को 11 एयर बेस तोड़े थे हमने। तुम्हारा रडार सिस्टम, तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया था। तुम्हारे 5 जेट गिरा दिए थे, एक अवाक्स गिरा दिया था। और जब 6 और 7 मई की रात को 9 आतंकी ठिकानों को, हेडक्वार्टर को नेस्तनाबूद करके रख दिया था। और क्यों आप घुटनों पर आ गए थे, क्यों गिड़गिड़ा रहे थे कि सीज फायर कर दीजिए। एक और बात इन्होंने कही है, और वो मुकेश अंबानी साहब की तरफ इशारा करके कही है। संभवतः जामनगर में जो उनका प्लांट है, ईंधन का रिफाइनरी है, एक जो दुनिया भर के देशों में सप्लाई भी करते हैं, कि हम उसको निशाना बना सकते हैं। इनको नहीं पता कि भारतीय सेना की और भारतीय सरकार की कितनी तैयारियां रहती हैं जब भी कोई टेंशन क्रिएट होती है। और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम और तमाम जितने भी होते हैं वो कितने हाई अलर्ट पर होते हैं। और ये इन्होंने देख भी लिया था जब एक साथ 1000 ड्रोन, मिसाइलें, हवाई जहाज वगैरह उड़ा करके भारत के अलग अलग हिस्सों को निशाना बनाने की कोशिश की थी और उनको आसमान में, हवा में ही खत्म कर दिया था, कहीं खरोंच तक नहीं आई थी। तो भारत की जो क्षमता है उसको झुठलाने की कोशिश करना, तरह तरह की धमकियां देना और इस तरह के कारनामे करना। एक और डेवलपमेंट हुआ है और ये माना जा सकता है कि इस बार की जो कुरीला साहब की सेंट्रल कमांड के जो इनके कमांडर थे, उनकी विदाई के लिए जो ये गए हैं, जो इन्होंने बताया है पाकिस्तानी मीडिया को भी और इंटरनेशनल मीडिया को भी कि मैं उनके विदाई समारोह में गया हूं, तो वहां इनकी एकमात्र उपलब्धि ये मानी जा रही है कि इन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को प्रतिबंधित करा दिया या उसको टेररिस्ट ग्रुप में डलवाने में कामयाब हो गए, मजीद ब्रिगेड को और बीएलए को। तो आज इनकी बयानबाजी पर और ये जो डेवलपमेंट हुए हैं बलूचिस्तान के हवाले से, इस पर चर्चा करेंगे। और मेरे साथ दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान मामलों के, पीओजे के मामलों के, बलूचिस्तान, केपी के और भारत पाकिस्तान संबंधों के जानकार डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्जा ब्रिटेन से जुड़ रहे हैं, और टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत मेजर जनरल AK श्रीवास्तव भारत से जुड़ रहे हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। दोनों को जोड़ लेते हैं और जोड़ करके फिर चर्चा को जरा आगे बढ़ाते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। मिर्जा साहब, मैं आपके पास ही आता हूं। सबसे पहले आप
बलूचिस्तान को भी, केपी को भी और पीओके को भी बहुत करीब से देखते रहे हैं, कवर करते रहे हैं। और मिर्जा साहब के इस समय 2 प्रमुख चैनल हैं, उन पर लगातार वो अपडेट करते हैं। ये बीएलए पर जो उन्होंने एक तरीके से प्रतिबंध लगवाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट ग्रुप में उसको डलवाया है, ये जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं वर्षों से, और किन परिस्थितियों में बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने कब्जा किया, जिन्ना ने कब्जा किया, जो धोखाधड़ी की थी, वो तो बहुत सारे दर्शकों को पता होगा, बहुत सारे को नहीं पता है। लेकिन एक बहुत लंबे समय से ये जद्दोजहद चल रही है, बहुत बलिदान उन्होंने दिए हैं, और अब तो पिछले कुछ वर्षों में देख रहे हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिकों की जान भी उन्होंने ली है। तो ऐसे समय ये जो बीएलए और मजीद ब्रिगेड पर पाबंदी लगवाई है अमेरिका से इन्होंने, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है इस पाबंदी का, वो ये है कि इसमें लफ्ज फौरन ऐड किया गया है। देखिए ना, बीएलए पर तो पाबंदी पहले से ही है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन थी ये, लेकिन इसके अंदर लफ्ज इस्तेमाल किया गया इस दफा फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और ये आगे जाके ये इस्तेमाल होगा इंडिया के खिलाफ, अमेरिका करेगा इंडिया के खिलाफ। दूसरा ये है कि जो पहला 18 जून को जब ये गए थे, क्या नाम है इनका, आसिम मुनीर, तो उस वक्त 1 to 1 इनकी लंच पे डिस्कशन हुई थी। उसमें ना प्रेस था, ना कोई वीडियो कैमरा था, ना कोई तीसरा शख्स था वहां पे, और इनके दरमियान जो बात हुई उसमें ट्रंप ने बताया था इसको, आसिम मुनीर को, कि हमें ये चीजें चाहिए, रेयर अर्थ मिनरल चाहिए, हमें गैस चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वहां डिस्कशन में उसने प्रपोजल दिया था कि अगर हमें ये आप लोग दें तो फिर हम जो है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को आईएमएफ में भी सपोर्ट करेंगे और बाकी जगहों पे भी सपोर्ट करेंगे, और अमेरिका की मंडी को भी आपके लिए हम खोलेंगे। ये प्रपोजल लेकर आसिम मुनीर आता पाकिस्तान, वहां जो स्टेक होल्डर हैं मिलिट्री के हाई जनरल्स वगैरह, उनके साथ उसको शेयर करता है, उनसे अप्रूवल लेके वो अब वापस गया है, और उसमें उसने ये ऐड किया है कि जनाब इसके साथ साथ रेयर अर्थ मिनरल अगर आपको चाहिए तो आप ये बीएलए को और दूसरे को टेररिस्ट घोषित करें, इनको फौरन टेररिस्ट घोषित करें, और मजीद ब्रिगेड को भी। अब आसिम मुनीर ने ये एक और बात साथ की है कि आप जो रेयर अर्थ मिनरल यहाँ से लेके जाएंगे उस पर कोई कस्टम ड्यूटी हम नहीं लगाएंगे। अब आपको पता है कि टैरिफ जो है वो लालची इंसान है, और वो हर जगह टैरिफ 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 कर रहा है, और हर एक को कह रहा है कि तुम अगर अमेरिका आके नहीं मैन्युफैक्चर करोगे तो तुम पे टैरिफ लगाएंगे। तो उनके लिए तो, और उनको क्या चाहिए कि भाई बगैर कस्टम ड्यूटी के रेयर अर्थ मिनरल हम वहां से ले जाएंगे। लेकिन आसिम मुनीर ये सोच रहा है कि एक दफा अमेरिकन कंपनीज आ गई तो फिर अमेरिका के ऊपर भी ये हमला करेंगे, बीएलए भी करेगा, टीटीपी भी करेगा। तो उस वक्त अमेरिकन जो फौज है उसको सिक्योरिटी गार्ड के रूप में इन कंपनियों के हम उतार सकते हैं। उससे भी पहले ये अमेरिका से ड्रोन टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं, जो लेजर के साथ और इन चीजों के साथ, थर्मल उसके साथ आइडेंटिफाई करती है कि कहाँ पे हैं लोग। और दूसरा ये ऐसा असलहा लेना चाहते हैं, वेपनरी लेना चाहते हैं जो पहाड़ों में छुपे हुए जो बलोच हैं उनको निशाना बना सकें। तो मुझे लग ये रहा है कि आने वाले वक्त में अगर बलोचों ने अगले महीने 1.5 महीने में कोई बहुत बड़ा काम ना दिखाया, आज़ादी हासिल ना की, और मारंग बलोच साहिबा जो है बहुत बड़ी लीडर है बलूचिस्तान की, उनकी तंजीम ने अगर आज़ादी का ऐलान ना कर दिया और पूरे बलूचिस्तान ने अगर आज़ादी की तरफ ये ना गए, तो ये मूवमेंट मुझे खुदा न ख्वास्ता यानी कि क्रश होती हुई नजर आ रही है। जी, बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आपने किया है मिर्जा साहब।
सिवास साहब के पास चलते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं। सिवास साहब, ये जिहादी जर्नल जो अब फेल्ड जर्नल बन गया है, वो वहां अमेरिका की धरती से जाकर के किस जबान का इस्तेमाल कर रहा है? वो कह रहा है कि अगर हम डूबे तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। बिल्कुल। वहां के जो इनके एनएसए रहे हैं, संभवतः बोल्टन साहब हैं, उनकी बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई है। और जो अपने इनके आर्मी हेडक्वार्टर के लोग हैं, पूर्व जो रिटायर्ड लोग हैं, उनकी तरफ से भी साहब बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई है। और ये कहा है कि अमेरिकी सॉइल में आकर के आप किसी दूसरे देश को इस तरीके से धमकाने की कोशिश करें और एटमी ब्लैकमेलिंग की कोशिश करें, ये अमेरिका के लिए भी एक तरीके से डूब मरने की वजह बन जाती है। और बल्कि एक अधिकारी ने तो, संभवतः बोल्टन साहब ने तो ये भी कह दिया है कि इनका वीजा रद्द किया जाए, इनको ब्लैकलिस्ट किया जाए, और जब तक ये माफ़ी नहीं मांग लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से, तब तक इनको अमेरिका में वापस घुसने ना दिया जाए, ताकि आगे आकर के कोई इस तरह की जरूरत ना कर सके कि अमेरिका की धरती पर आकर के एक बहुत गलत संदेश दे। मैसेज क्या जाता है कि भाई कहीं आप ट्रंप के इशारे पर तो भारत को धमकी नहीं दे रहे हैं परमाणु हथियारों की। जी सिवास साहब। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चौधरी साहब, इसमें कई कई बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने दी और मिर्जा साहब ने भी बताई। देखो, ये सच्चाई है कि अभी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो जनरल आसिम मुनीर, और वो पाकिस्तान से जाके अमेरिका में बात ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि अगर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करें, अगर वो किसी तरीके से युद्ध हार रहे हैं, तो वो दूसरे न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेंगे और 50% के करीब पूरे वर्ल्ड को ले जाएंगे। कहते सनम हम तो डूबे, आपको भी ले डूबेंगे। तो ये मैसेज भारत के लिए नहीं है, ये मैसेज बहुत बड़ा लार्ज मैसेज है। और ये इम्पोर्टेंट नहीं उन्होंने क्या बोला, ये तो है ही, और कहाँ से बोला ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अमेरिका की सोइल से इस प्रकार से इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट पास करना, वो भी एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि एक प्रकार पाकिस्तान के अंदर सबसे पावरफुल लीडर है, क्योंकि सबको पता है हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां पर असली पावर जो है इस्लामाबाद नहीं, जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से। तो आसिम मुनीर का ऐसी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट पास करना, और उनको भली बात ही मालूम है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। और सच्चाई है आज किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं, जो कि एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और एक प्रकार से आप कहें आइसोलेटेड लीडर हैं, वो भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये सच्चाई है कि क्या इसको एक ब्लैकमेल की तरह ले जाए, ये जो साइबर रैटलिंग है, इस तरीके से भारत को लेना चाहिए या इसको बड़ी सीरियसली लेना चाहिए? मुझे लगता है कि इसके अंदर इसको बिल्कुल ही हल्के में लेना, मुझे लगता मूर्खता होगी, क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट वो भी अमेरिका से पास होना एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और सीरियस बात। और ये आपने ठीक बोला, यूएस डिपार्टमेंट के जो पुराने माइकल भी हैं, उन्होंने भी कहा कि ये जो प्रकार से ओस्मा बिन लैडेन इन सिविल ड्रेस है और इन सूट, सिविल ओस्मा बिन लैडेन इन सूट। कहने का मतलब ये है कि वो ओस्मा बिन लैडेन की तरह मानते हैं आसिम मुनीर को, उनका दर्जा यही है। और ये सच्चाई है कि अमेरिका अभी पाकिस्तान के साथ क्यों दोस्ती कर रहा है, वो मिर्जा साहब ने काफी अच्छे पॉइंट बताए। कहीं ना कहीं रियर अर्थ की बात हो रही है, कहीं ना कहीं एक और बहुत अच्छी, पाकिस्तान ऑयल खरीदने के लिए मान गया है अमेरिका से। दूसरी बात, अपना जो कहीं सो कॉल्ड उसका ऑयल लगता है कहीं होगा, उसको भी कहेगा कि भाई अमेरिका ही आके उसको एक्सप्लोर करेगा। और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि उनकी परिवार के कनेक्टेड है, वो क्रिप्टो करेंसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं अमेरिका में। और इसके बाद अब रियर अर्थ मटेरियल तो आपने ठीक पता, यही नहीं कि बलूचिस्तान में वो खैबर पख्तूनख्वा की भी बात करें और कोई उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। एक प्रकार अमेरिका को रोप इन करना चाहते हैं कि अगर वो आ गया तो ये टीटीपी और बीएलए जो है, इनके
अगेंस्ट अमेरिका को भी होना पड़ेगा और अमेरिका हमको आधुनिक हथियार देगा। और मुझे लगता है कि ये बंकर बस्टिंग वाले जो बम है वो तो बड़ी चीज है, मगर आपको एक इजराइल को उसने दिए हुए हैं जिससे आप बंकर के अंदर सी थ्रू कर सकते हो। तो ये भी सच्चाई है। ये सारे के सारे एक ऐसा समझौता होता जा रहा है अमेरिका और पाकिस्तान में, ये वाकई भारत को चिंता का विषय है। मगर ये बात सच है कि आप देखें, अयूब से लेके जिया तक और मुशर्रफ से लेके मुनीर तक पाकिस्तान को अमेरिका ने यूज किया है जब भी जरूरत पड़ी है, और फिर उसको फेंक दिया। तो अब भी पाकिस्तान का यही हाल अमेरिका करेगा, मगर अब उसको बहुत प्रेम आ रहा है उसके ऊपर। उसकी वजह यह है कि आज उसको इंटरेस्ट है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज वो भारत के साथ उसके रिलेशनशिप इतने खटास में क्यों हो गए? क्या कि यही वजह है कि भारत जो रूस से ऑयल खरीद रहा है, रूस से ऑयल तो चीन भी खरीद रहा है। हम तो $52 बिलियन, वो करीब करीब $65 बिलियन खरीद रहा है। टर्की भी खरीद रहा है, जापान भी वहां से गैस लेता है, कोल भी लिया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन जो है वहां पर अभी भी गैस और कुछ ऑयल लेता है। तो भारत के को ही क्यों 25 से 50% करके, वो एक दो ही देश हैं जो कि है तो ब्रिक्स के ही, एक हम हैं और एक ब्राजील है जहां पर 50% है। उसके नीचे जो है वो 39% स्विट्जरलैंड है, फिर चीन है 30%। तो कहने का मतलब है एक तो ब्रिक्स की कंट्री को टारगेट तो कर ही रहे हैं क्योंकि ये बात, मगर वो भारत के लिए ऊपर क्यों टारगेट इतना कर रहे हैं? मुझे लगता नहीं कि ऑयल एक बड़ी चीज है। वो यही था कि भारत ने बार बार बताया कि ये जो युद्ध रुका है इसके अंदर अमेरिका का कोई भी मध्यस्थता नहीं थी। ये युद्ध रुका है क्योंकि पाकिस्तान 4 दिन के बाद घुटनों पे आ गया। पाकिस्तान के डीजीएमओ गिड़गिड़ाए भारत के डीजीएमओ के सामने कि हम सीज फायर चाहते हैं, और इसी कारण हम भारत माना। भारत नहीं उलझना चाहता था, भारत दलदल में नहीं फंसना चाहता था। भारत की एक इकोनॉमी है फास्टेस्ट ग्रोइंग, हम नहीं चाहते थे कि इसके अंदर घुस जाएं। हमने जो करना था 4 दिन में कर दिया। हमने उसके 9 टेरा इंफ्रास्ट्रक्चर, 11 फ्रंटलाइन एयरफील्ड, सोरगोदा, नूर खान, जकोबाबाद, बुलारी, उसके बाद रहीम यार खान, और उसके आपको पता ही, आपने बोल दिया 6 से 7 उसके एयरक्राफ्ट, 2 एवैक्स, और कहीं ना कहीं उसका जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम चकलाला में थे उसको भी बर्बाद। तो मतलब ये है कि वाकई भारत ने पाकिस्तान को एक प्रकार सबक सिखा दिया और उसके बाद हम मान गए। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चीज जो खटास लगी है डोनाल्ड ट्रंप को यही है कि भारत बार बार ये कह रहा है कि अमेरिका की कोई मदद है, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए नोबेल प्राइज के लिए, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने रवांडा के अंदर भी लड़ाई रुकवाई है, उसने एक प्रकार कोंगो में भी लड़ाई रुकवाई है, अभी कंबोडिया और थाईलैंड के बारे में भी जो पीस टॉक है वो उन्होंने कराई है, अभी अजरबैजान और आर्मेनिया की भी जो अभी व्हाइट हाउस के अंदर बातचीत के होके एक पैक्ट साइन है वो भी अमेरिका ने कराया है। और वो कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान को भी एक प्रकार कह रहे हैं कि 2 न्यूक्लियर देश थे, लड़ाई उन्होंने रुकवाई है, और वो लगता है उनको कि हो सकता है उनको नोबेल प्राइज मिले, मगर भारत ने उस पर पानी फेर दिया। तो ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा चीज उसको लग रही है। अब इसको हम कैसे संभालेंगे वो तो आने वाला समय ही बताएगा, मगर ये सच्चाई है। मगर ये जो मुनीर ने जो ये स्टेटमेंट पास किया है जो इररिस्पॉन्सिबल है, उसको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन एक तो वेपन ऑफ वार नहीं है, और भारत एक ऐसा देश है जो कि एक ट्राइड क्लब का मेंबर है। इसका मतलब भारत जो न्यूक्लियर हथियार है आसमान से, जमीन से, समुद्र से, समुद्र के नीचे ही कर सकता है। तो हमारा जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत पुख्ता है। अगर गलती से भी गलती करती पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर दिया तो अगले दिन तक भारत पाकिस्तान का नामो निशान पूरे वर्ल्ड से मिट जाएगा। तो ये जो ऐसी ऐसी स्टेटमेंट जो पाकिस्तान पास करता है, तो इसका गहरा मीनिंग इसलिए है कि ये किसके लिए पास कर रहा है? ये भारत के लिए, ये पूरे वर्ल्ड को बता रहा है कि क्या वो प्रेशर टैक्टिक्स है, वो भारत को दबाएं, भारत को बोलें कि ये नहीं करें कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस नहीं करें। वो कहते हैं, जैसे आपने बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल दिया कि वो कह रहे हैं इंडस वाटर में अगर जो है इसको रोकेंगे तो हम अपने मिसाइलों से वो डैम को तोड़ देंगे। अगर डैम है, आपने ठीक बोला, लोअर रेवराइन स्टेट हैं आप, पानी कहाँ आएगा? आपके पास आएगा वहां पर। तो आपका अगर ये तोड़ दिया तो उसका जो एक प्रकार से भूचाल आएगा, जिस प्रकार से फ्लड आएंगे, वो तो पाकिस्तान में आएगा। और ये भी बता दूं मैं आसिम मुनीर के लिए और पाकिस्तान के लिए
कि 1000 ड्रोन, 3 मिसाइलें, रॉकेट्स, एयरक्राफ्ट, उन्होंने पूरी ट्राई करी कि भारत के अंदर घुसने की, तो एक भी सक्सेसफुल हुआ। हमारा जो मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम इतना पुख्ता था। तो यह पाकिस्तान को समझ आना चाहिए कि पाकिस्तान की हैसियत क्या है। पर ये दुख की बात है, एक जनरल आसिम मुनी वो फेल्ड जो हैं, वो कहते हैं हार के भी जीतना। ये कहते हैं ये एक ऐसा देश है, हारने के बाद भी एक जनरल को वो एक फील्ड मार्शल बनाने, वो कहावत है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की आर्मी आज तक कोई इलेक्शन हारी नहीं और जंग कोई जीती नहीं। तो ये सच्चाई है। पाकिस्तान को हल्के में मैं कहता हूं नहीं लेना चाहिए। ये भी कहीं बात आई थी कि जो इनका जो न्यूक्लियर हथियार है वो भी सेफ हैंड में नहीं है। उनको भी लगता है कहीं ना कहीं सिचुएशन खराब होने पे हो सकता है वो आतंकवादियों के हाथ में ही पड़ जाए। कुछ कहते हैं कि नहीं वो अमेरिका के हाथ में, कुछ कहते हैं चाइनीज। मगर इसको देखना चाहिए जिस प्रकार से ये साइबर रैटलिंग करते हैं इनके चीफ, ऐसे में क्या वाकई इनके वेपन सेफ है? अमेरिका को अभी देखना चाहिए इस चीज को, क्योंकि ये AQ खान जब इसका था, इन्होंने ही लीबिया को, नॉर्थ कोरिया को ये हथियार दिए हैं, ये ब्लूप्रिंट दिया, इसीलिए ये न्यूक्लियर हुए। तो ये सच्चाई है। मुझे लगता है जो भी कुछ हो रहा है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में, इसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। और जो आसिम मुनीर जो बोलते हैं या बिलावल भुट्टो जो बोलते हैं, उसको हमें बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, क्योंकि आने वाला जो समय है वो भारत को बहुत सोच समझ के चलना है। चौधरी साहब, बहुत अहम बातें आपने कही हैं सिवाज सर। मिर्जा साहब, अभी हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये एक वक्तव्य दिया है कि अगला युद्ध बहुत दूर है नहीं, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये युद्ध अकेले पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होगा, इसमें कुछ और ताकतें भी या तो पाकिस्तान के साथ खड़ी दिखाई देंगी या उसको सपोर्ट करेंगी। और जो हालात बदले हैं पिछले कुछ समय से, हम जो अनुभव कर रहे हैं, अब तो खुला खेल फर्रुखाबादी है अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का। हम अगर इफ एंड बट करें या फेस सेविंग के लिए ये कहें कि जी वो मोदी जी के मित्र रहे हैं या हैं, ये एक वहम पालने वाली स्थिति होगी। क्योंकि वो जिस तरीके से हमें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक झटके में 25% टैरिफ, उसके बाद फिर 25 और 50 कर दिया, और आज ही की खबर है दूसरी तरफ चीन को जो है 90 और दिन के लिए उन्होंने रियायत दे दी है कि हम बिल्कुल रिलैक्सेशन दे रहे हैं। तो खेल समझ में आ रहा है। अच्छा, वहां पर उनका विरोध शुरू हुआ है अपने ही देश में, लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू किए। भाई पिछले 2.5 दशक, करीब 25 साल से जो कवायद चल रही थी कि चीन से मुकाबला करने के लिए भारत को नजदीक लाओ, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही झटके में उस पर पानी फेर दिया। बिल्कुल। तो अच्छा, अब रूस को जानने वाले, समझने वाले ये कह रहे हैं कि भाई आप अगर रूस को नुकसान पहुंचाना चाहते थे भारत पर टैरिफ लगा करके, तो रूस को नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है, पर भारत को आपने अपने से दूर कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में जबकि दिखाई दे रहा है, हमारे अपने आर्मी चीफ कह रहे हैं कि अगला युद्ध दूर नहीं है, जी जी, तो ऐसी स्थिति में क्या सिचुएशन बनते हुए आप देख रहे हैं? देखें, सबको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और दुनिया को भी पता है। मिसाल के तौर पर 120 ओवरसीज पाकिस्तानी का एक मीटिंग की आसिम मुनीर के साथ उन्होंने कल, और उसमें आसिम मुनीर ने स्पीच की और उसने कहा हमारा पूरा प्लान है कि इंडिया को हमने कैसे बर्बाद करना है। हमने ईस्ट इंडिया से शुरू करना है जहां उनके सारे रिसोर्सेज हैं, और वहां से बढ़ते बढ़ते हमने वेस्ट इंडिया तक ये सारा काम तमाम कर देना है इनका। ओपनली कह रहा है वो बंदा। हमारे यहाँ सरकार 14 साल से बीजेपी की सरकार है, अभी तक ये पता नहीं लग रहा, ये फैसला नहीं हो पा रहा कि पीओजे के लेना है कि नहीं लेना है। लेना है तो कब लेना है, नहीं लेना है तो क्यों नहीं लेना है। मतलब है एक हवा में एक चीज मोहल्लक है कि नहीं जी बीजेपी के मशहूर में पीओके को लेना है तो वो लेंगे, लेकिन कब लेंगे, कितने मौके आए लेने के, तो नहीं वो चीज सामने आई, जिससे पीओके में और गिलगित बल्तिस्तान में इंतहाई तजब्जब यानी कि एंजाइटी है। और अब गिलगित बल्तिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बात जोर पकड़ रही है कि भाई इंडिया तो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, हमने तो
जो है वो कारगिल खोल दो, स्कर्दू कारगिल रास्ता खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, यहाँ तक गए, जेलों में गए, अभी भी पड़े हुए हैं। तो इंडिया तो कुछ नहीं कर रहा, तो फिर क्या करे? आजादी भी नहीं मिल सकती, तो फिर क्या ये बेहतर नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ ही बात कर लें और पाकिस्तान का 5वां सूबा बन जाए? कम से कम हमें कौमी असम्बली में तो सीटें मिलेंगी, कम से कम सेनेट में हमें सीट मिलेगी, और हमारे यहाँ जो है वो कानून एक जैसा होगा। अभी तो हम ना इधर है ना उधर है। तो इसके मुकाबले में इंडिया ने अभी तक जो 24 रिजर्व सीट हैं पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान की, उसमें से एक सीट भी नहीं भरी, जो कि भरनी चाहिए थी इनको, नहीं भरी। इसी तरह पीओजे के में भी आहिस्ता आहिस्ता जो लोगों का रुझान है वो अब इंडिया से हटना शुरू हुआ है, ये मैं महसूस करता हूँ। और उनका रुझान अब इस तरफ है कि अवामी एक्शन कमेटी की तरह जो तहरीक चली थी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की, तो क्यों ना हम यहाँ पे आज़ादी की तहरीक चलाएं, और इस पार्ट जो है, ये जो हिस्सा है, इसको पाकिस्तान से आज़ाद कराएं और इंडिया को बाद में देखी जाएगी। मतलब है कि ये जो आप जब होते हैं ना, आप फैसला नहीं कर पाते, या आप जो फैसला किया उसको जिनके बारे में उन तक कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो फिर वो लोग पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, वो दूसरी चीजों की तरफ देखते हैं। जैसे अमेरिका ने हमें पीछे किया तो हमने ब्रिक्स को बुला लिया मजबूत करने के लिए, हम चाइना से बात करने के लिए राजी हो गए, और मतलब है तो वो फिर अब अमेरिकन अगर कहें कि वो जी देखो जी मोदी जी तो चाइना जा रहे हैं, वो तो इंडिया तो चीन के नजदीक हो रहा है, हमसे दूर हो गया है, तो वो इसलिए हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों की वजह से हो रहा है, उसके फैलाए हुए कंफ्यूजन की वजह से हो रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इसको जैसे जनरल साहब कह रहे हैं बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। इस वक्त तो कोई भी अखंड भारत के हवाले से ना बात कर रहा है, ना टॉक शो कर रहा है, ना कोई वहां पे ऐसी मूवमेंट मुझे नजर आ रही है, जो कि बड़े अफसोस की बात है। लेकिन चलो, नहीं है, हकीकत को सामना करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि हमें अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, मैं फिर यही कहूंगा कि इंडियन सफारतखानों को इस्तेमाल करके, इंडियन एम्बेसीज, हाई कमीशन को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में हमें अब कैंपेन चलानी चाहिए इस पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ, बलूचिस्तान के हक में। पीओजे के लोगों को फुल सपोर्ट करें जो इंडिया के साथ इलाहा करना चाहते हैं। मतलब है कि सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर एक आवाज मेरी है, एक किसी और की होगी, बस इससे आगे तो काम नहीं होगा। तो ये वो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो मैं समझता हूँ उठाने चाहिए हमें। और वो जो एकता हमने दिखाई थी जब अवैसुद्दीन अवैसी भी हिंदुस्तान का दिफा कर रहे थे मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ, वो जो स्टीम है, वो जो जज्बा है, उसको एक नए लेवल पे लेके जाने की जरूरत है। डरने की जरूरत नहीं है इनसे, पाकिस्तान से या जर्नैलों से। जी, आपने जो सवाल खड़े किए हैं, मुझे लगता है कि सिवाच साहब के पास उसका जवाब होगा। नहीं उन्होंने होगा। करीब करीब 4 दशक भारतीय सेना को दिए हैं, और वो उन पेचीदगियों को भी समझते हैं। नहीं, ये उन सेना उन का मसला नहीं है ना, ये उन, सेना का उन मसला नहीं है चौधरी नहीं, साहब, वो ये सेना का मसला नहीं है, ये पॉलिटिकल मसला है, ये सियासतदानों आप का मसला है, आप ये और हम सरकार का आप मसला है। सेना देखिए, को तो ऑर्डर देना है कि जाओ भाई। आप और हम नहीं जानते, हम नहीं समझते। सिवाच साहब उन पेचीदगियों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है। क्या क्या चुनौतियां इस समय भारत के सामने हैं और भारत सरकार के सामने हैं, उन चुनौतियों का किन स्थितियों परिस्थितियों में वो मुकाबला कर रही है। और इस समय जो बहुत तेज घटनाक्रम चल रहा है ग्लोबली, जो रीअलाइनमेंट हो रहे हैं, जो वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो समय भी आएगा, मैं तो बार बार कहता रहा हूं, वो समय भी आएगा। जी सिवाच साहब। हाँ बिल्कुल, देखो मैं बिल्कुल मिर्जा साहब से बात, उनका उनका जो उन्होंने बोला, उन्होंने दिल से बोला। उनको ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि वो इस चीज में इन्वॉल्व है, और उनको बड़ा होप था, उनको लगता था कि भारत बहुत ही स्पीड से करेगा। मगर सच्चाई बात यह है कि इतना आसान कोई चीज नहीं होती, और भारत बड़े सोच समझ के चला। हाँ, ये भी बात है कि ये अभी नहीं, उन्हें 1994 में डिक्लेयर कर दिया था
कि पूरा पीओजे गिलगित पाकिस्तान भारत का हिस्सा है। ये हमारे असेंबली में पास हुआ था और हम 26 सीटें रखते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सीटें भरी जाएंगी। अब बात आती है कि जब पीओजे के गिलगित पाकिस्तान का हिस्सा है तो फिर देरी क्यों नहीं इसको मिलाया जाता। देखो, हर चीज के लिए समय लगता है, मगर एक आप ये चीज मान के चले मिर्जा साहब, आप तो बहुत कवर कर रहे हैं कि जिस प्रकार से लोगों के अंदर नाराजगी पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान में पाकिस्तान को लेके है, मुझे लग नहीं रहा कि वो कम हो रही है, वो बढ़ती जा रही है। उनको वो देख रहे हैं भारत की तरफ, अगर सही समय में सही टाइम पे सही काम किया जाएगा, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। देखो, आपको पता है मुजफ्फराबाद, मीरपुर, झांगड़, ददनियाल, बाग और कोटली, उसके बाद पाकिस्तान वाला पूंछ, वहां चक्का जाम, शट डाउन, लोग सड़कों पे हैं, लोग कहते हैं कि भी आर पार की लड़ाई लड़नी है, हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। और क्योंकि इकोनॉमिकली वो धीरे धीरे और कमजोर होता जा रहा है, खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, नीलम नदी का मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया। मंगला डैम में जो बिजली पैदा होती है वो पहले पंजाब में जाती है, 7 गुना आके पीओजे के माते। तो ये सच्चाई है कि वहां पर एक प्रकार माहौल बन रहा है कि अभी हमने पाकिस्तान में नहीं रहना और हम भारत में मिलना चाहते हैं। आपने बहुत बार अपने टीवी चैनलों में कवर किया है कि आज ऐसा कोई नुमाइंदा नहीं है कि जो पाकिस्तान का झंडा लेके पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान में। पर हाँ, मैं ये सच्चाई है कि वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा आशा है, और वो आशा की इसलिए भी है कि जब वो देखते हैं भारत का जम्मू कश्मीर कहां से कहां पहुंच गया इन 75 साल के अंदर, जो वहां पर डेवलपमेंट भारत में हुई है वो काबिल तारीफ है। कौन सोच सकता था कि आप जम्मू से लेके उधमपुर से श्रीनगर से फिर बारामूला तक आप एक प्रकार ट्रेन बना देंगे, सबसे लार्जेस्ट और कहते हैं हाईएस्ट ब्रिज बना देंगे, और आज गुड ट्रेन भी चलने लगी हैं। वहां पर आईएम मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गए हैं, टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम में है, फॉरेनर्स वहां पर आप आके आज की तारीख में इन्वेस्ट करने। तो मैं समझता हूं कि ये लोग जो पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान जो एक्चुअली भारत का हिस्सा थे और अनफॉर्चुनेटली वो आज नहीं है, वो भारत का हिस्सा बनेंगे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं मिर्जा साहब, हम आपकी जो एक प्रकार जुनून है और जिस प्रकार से आप सोते हैं, हम उसको सलाम करते हैं और ये होगा। ये आप इसको फिक्र ना करें, कुछ समय दें, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है, जो आपने ही कहा कि जो कहती है करती है और किया है। आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट होने कोई सोच भी नहीं सकता था। कहते खून की नदियां बहेंगी, कोई भी झंडा लेने वाला नहीं होगा भारत का। आज देखे जम्मू और कश्मीर में अमन शांति का दौर है, वहां पर लोग कितने खुश हैं और डेवलप बहुत तेज कर रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि जो अगर भारत की गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला है कि पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान भारत में आएगा, तो ये मान के चलो आएगा, पर कब आएगा, कैसे आएगा? शिवाज सर, इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने ये भी साहस नहीं किया कि सीमा पार करके सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसा, और पंजाब में मुरीद के भावलपुर वहां जाकर के स्ट्राइक करे और आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त कर दे। देखो, मैं तो ये कहता हूं कि मैंने फौज में कम से कम 38 साल रहा, ऐसा सोचा भी नहीं था कि हम इस प्रकार का युद्ध भी लड़ेंगे पाकिस्तान से, और पाकिस्तान ने भी सोचा था कि वो आतंकवाद फैलाएंगे, भारत इसका जवाब नहीं देगा। आपके सामने है 26/11 2008 के अंदर 170 के करीब लोगों को मारा, जिसमें फॉरेनर भी थे। भारत ने उसका जवाब नहीं दिया। उस समय अगर हम जवाब देते तो ये नौबत नहीं आती। अब पाकिस्तान को डर लगेगा। अगर कोई कहता पाकिस्तान को डर नहीं लगेगा, वो सबसे बड़ी मूर्खता है कि अगर कोई बड़ा टेररिस्ट एक्शन होगा, इट विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वार। आप देखें कि अगर 22 अप्रैल को ये हुआ था तो 6-7 की रात को आपने नो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिए। जैसे मोहम्मद मसूद अजहर की पूरी फैमिली वाइप ऑफ होगी, आंखों में आंसू थे, वो कह रहा था मुझे भी मार दिया जाता। तो ये सच्चाई है, वहां पर 100 से 150 आतंकवादी मारे, और पाकिस्तान ने जब पलटवार किया, उसका ना कोई रॉकेट, ना कोई मिसाइल, ना कोई उसका एयरक्राफ्ट भारत की सीमा को अंदर आ सका, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेटेड एयर सिस्टम है। और जब हमने पलटवार किया उसके फ्रंटलाइन एयरफील्ड को, तो मतलब ये है, ये किसी ने सोचा नहीं था कि भारत कर सकता है। मुझे लगता है पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती कर रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी
उनको इजाजत नहीं देती ऐसा करने में। पाकिस्तान धीरे धीरे अपने आप सिविल वार की तरफ जा रहा है और ये सच्चाई है। जैसे जैसे पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जाएगा, पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिलेगा। तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं मिर्जा साहब, समय दूर नहीं आएगा और समय, राइट समय पर राइट थिंग होना बहुत जरूरी है। और इस गवर्नमेंट ने वादा किया है तो वो होके रहेगा, क्योंकि जितने भी वादे किए हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, वो धीरे धीरे, वो जो सोचते भी नहीं थे कि ये हो सकते, वो हुए। तो मुझे लगता है पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान को तो भारत का हिस्सा है, आने वाले समय में भारत में पक्का मिलेगा। देखिए मिर्जा साहब, सिवास साहब ने जवाब दिया ना। हाँ दिया, तो हम भी मुस्कुरा उठे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो यही कहूंगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल निभाएंगे। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया, देखिए ये भारतीय दिल है जो धड़क रहा है मिर्जा साहब के भीतर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मजा आ गया मिर्जा साहब, मजा आ जी गया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप इतना समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप लोगों ने चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर।